स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, टीम केमिस्ट्री CLC। तो आज GOC का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने मीज़ोमेरिक प्रभाव के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। मीज़ोमेरिक प्रभाव हम पढ़ लिए थे। और मीज़ोमेरिक प्रभाव बेंजीन की कौन कौन सी स्थितियों पर होता है। तो बेंजीन की केवल ऑर्थो और पैरा पर मीज़ोमेरिक प्रभाव होता है, प्रेक्षित होता है। मेटा पर मीज़ोमेरिक प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। मेटा पर जो है वो केवल आई प्रभाव होगा, जबकि एम प्रभाव जो है वो ऑर्थो पर भी होगा, पैरा पर भी होगा, मेटा पर नहीं होगा। क्लियर है बात। फिर देखो ज़रा, एक छोटी सा पॉइंट इसमें रह गया था अपना कि भाई वही है कि प्लस एम प्रभाव का क्रम, प्लस एम प्रभाव का क्रम। कल हमने ये तो सीख ही लिया था कि कौन से समूह का प्लस एम प्रभाव होगा और कौन से समूह का माइनस एम प्रभाव होगा। ये कैसे चेक करते हैं, ये चेक करना पिछली क्लास में हमने सीख लिया है कि भाई अगर संयुग्मी तंत्र से डायरेक्टली जुड़े हुए परमाणु पर कम से कम एक लोन पेयर आ जाए तो उसका प्रभाव होगा प्लस एम। संयुग्मी तंत्र से जुड़ा हुआ परमाणु पर, संयुग्मी तंत्र से जुड़े हुए परमाणु पर अगर बहुबंध उपस्थित हो, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो और अगले परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा हो तो प्रभाव होगा माइनस एम। तो प्लस एम प्रभाव का क्रम हमें पढ़ना है। तो प्लस एम प्रभाव भाई ये देखा जाता है कि जो O माइनस है, O माइनस का प्लस एम सबसे ज़्यादा होता है। O माइनस के बाद में होता है भाई अपने पास NH2, है ना। अब देख लो ज़रा कि भाई O माइनस में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, NH2 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, और फिर इसके बाद में NHR, एक R है ना, नाइट्रोजन पर लोन पेयर, और NR2, ठीक है ना, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। फिर देखो ज़रा OH के बाद में आता है भाई अपने पास OR, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है अपने पास NHCOR, फिर आता है भाई OCOR। ये जितने भी समूह लिखे हैं सबका प्रभाव कैसा होता है, प्लस एम प्रभाव होता है। और लास्ट में आता है अपने पास हेलोजन, ठीक है ना। तो ये अपने पास कुछ क्रम है किसका, प्लस एम प्रभाव का। अगर मैं हेलोजन की बात करूं तो हेलोजन में जो फ्लोरीन है उसका प्लस एम सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोरीन, ठीक है। फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, ठीक है, और सबसे लास्ट में आता है आयोडीन, ठीक है ना। तो ये अपने पास प्लस एम प्रभाव का क्रम है जो आपको क्या करना है भाई, याद रखना है। और इसको हम आगे काम में लेंगे जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अभी H प्रभाव पढ़ लेते हैं, H प्रभाव के बाद में अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो ये सारे क्रम काम में आएंगे। फिर अगला अपने पास है भाई माइनस एम प्रभाव का क्रम। माइनस एम प्रभाव का क्रम। तो भाई माइनस एम प्रभाव में आपको जो क्रम ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा होता है NO2 का, माइनस एम सबसे ज्यादा होता है, फिर CN का होता है, फिर आता है भाई SO3H, ठीक है ना, NO2 CN SO3H, फिर अपने पास आता है भाई COH, फिर आता है COR, ठीक है, COH COR। फिर इसके बाद में अपने पास जो ग्रुप है वो है COOH COOH, फिर आता है CONH2 और सबसे कम होता है COO माइनस, ठीक है ना। ये अपने पास किसका क्रम आ गया भाई, ये अपने पास क्रम आ गया माइनस एम का। ये जो ऑर्डर मैंने लिखाए हैं आपको, प्लस एम, माइनस एम, प्लस आई, माइनस आई, ये सारे ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लस एम, माइनस एम, प्लस आई, माइनस आई, इन सब ऑर्डर को आप एक ही पेज पर लिख लें, है ना। जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो ये बार बार काम में आएंगे ताकि आपको बार बार पेज पलटने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो ये प्लस एम का क्रम हो गया और ये माइनस एम का क्रम हो गया। तो ये था भाई अनुनाद और मीज़ोमेरिक प्रभाव, खत्म है। अब अपने पास जो अगला टॉपिक है वो है भाई अति संयुग्मन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अति संयुग्मन। देखें ज़रा कि भाई अति संयुग्मन क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या काम में आएगा। अति संयुग्मन या इसको हाइपर कॉन्जुगेशन अपन बोल सकते हैं,
या फिर इसको जो है बंध रहित अनुनाद भी बोला जाता है, बंध रहित अनुनाद, ठीक है। या फिर इसको एक और प्रभाव बोला जाता है, इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोला जाता है, बेकर नाथन इफेक्ट, ठीक है। ये सारे के सारे अतिसंयुग्मन के लिए वर्ड अपन काम में ले सकते हैं, कोई सा भी काम में ले सकते हो। अतिसंयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन, बंध रहित अनुनाद, इंग्लिश में बंध रहित अनुनाद को बोलते हैं भाई नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है ना। तो अब ये प्रभाव क्या होता है, किसको हम बोलते हैं, तो ध्यान से देखना। अतिसंयुग्मन है तो एक तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी संयुग्मन की, संयुग्मन, ठीक है, यानी कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन क्या होता है भाई, डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन होता है ना, यानी पाई सिग्मा पाई, इसको कॉन्जुगेशन बोला था। डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यानी पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, इसको भी मैंने कॉन्जुगेशन बोला है, ठीक है। या फिर इसके अलावा डबल सिंगल और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पाई सिग्मा और ये ओड इलेक्ट्रॉन, ये तीनों के तीनों कॉन्जुगेशन की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा भी कॉन्जुगेशन और कई प्रकार का होता है, उनकी बात नहीं करेंगे, है ना। अपन को ये तीन ध्यान में रखने। और हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन, अब देखना जरा, अति संयुग्मन जो वर्ड है इसमें भी संयुग्मन तो है, यानी कहीं ना कहीं ये अनुनाद के जैसी ही एक प्रक्रिया है, संयुग्मन के जैसी ही एक प्रक्रिया है। अति का मतलब क्या होता है भाई, थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, अति का मतलब है ना थोड़ा ज्यादा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब देखना जरा ये क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा। पहली बात तो ये है कि हाइपर कॉन्जुगेशन आपको तीन चीजों में देखने को मिलेगा, है ना। तीन तरह की प्रजातियों में हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। ये तीन तरह की प्रजातियां कौन सी है, तो एक तो है एल्कीन, एक तो है एल्कीन, दूसरी अपने पास है कार्बोकेटाइन, और तीसरी है अपने पास मुक्त मूलक। तो इन तीन चीजों में आपको अतिसंयुग्मन देखने को मिलेगा। एल्कीन आप समझते हो, एल्कीन क्या होती है। कार्बोकेटाइन का मतलब है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और मुक्त मूलक का मतलब है कार्बन पर केवल एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो भाई देखिए जरा कि अतिसंयुग्मन का मतलब है, देखना मैं कह रहा हूं अतिसंयुग्मन जो है, हाइपर कॉन्जुगेशन तीन तरह की प्रजातियों में देखने को या प्रजातियों में प्रेक्षित होता है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो तीन तरह की प्रजातियों में प्रेक्षित होता है। तो एक तो है भाई एल्कीन, ठीक है, एक है अपने पास कार्बोकेटाइन, और एक है अपने पास फ्री रेडिकल, ठीक है। एल्कीन समझते हो, कार्बोकेटाइन का मतलब कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल का मतलब होता है मुक्त मूलक। एक चौथे तरीके की और प्रजाति है जिसकी बात अपन आगे करेंगे, ठीक है ना, वहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। बेंजीन रिंग की बात कर रहा हूं, तो बेंजीन रिंग में भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, लेकिन बेसिकली इन तीन प्रजातियों में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। अब अतिसंयुग्मन बोलते किसको है, तो देखना जरा, डबल सिंगल डबल, ये तो संयुग्मन है। यहां पर क्या होगा, डबल सिंगल सिंगल, ये अतिसंयुग्मन है, यानी पाई सिग्मा सिग्मा। एल्कीन के लिए अतिसंयुग्मन की बात करें एल्कीन में, तो ये वाली कंडीशन आएगी क्या, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद अगेन सिंगल बॉन्ड। तो एल्कीन में जब भी अतिसंयुग्मन की बात करें तो डबल बॉन्ड आया तो इसका मतलब एल्कीन तो है, और एल्कीन के बाद डबल बॉन्ड के बाद दो सिंगल बॉन्ड है तो अतिसंयुग्मन हो सकता है। फिर कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर होगा भाई सिंगल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये अपने पास जो है वो कार्बोकेटाइन में अतिसंयुग्मन की कंडीशन होगी, यानी सिग्मा सिग्मा और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बोकेटाइन में अतिसंयुग्मन की कंडीशन होगी। फ्री रेडिकल में अतिसंयुग्मन की बात करते हैं, सिंगल सिंगल और ये ओड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा सिग्मा और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने पास मुक्त मूलक में यानी फ्री रेडिकल में अतिसंयुग्मन की बात है। ये तीन कंडीशन है भाई जो अतिसंयुग्मन वहाँ हो सकता है, ठीक है ना। कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं, कार्बोकेटाइन है, फ्री रेडिकल और एल्कीन है। इसके अलावा किसी भी चीज़ में जैसे कार्ब एनाइन हो गया, कार्ब एनाइन में कभी भी अतिसंयुग्मन नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखना जरा कि ये तो हमने देख लिया कि अतिसंयुग्मन जो है वो ये कंडीशन होती है अतिसंयुग्मन की, वो कंडीशन होती है संयुग्मन की, यानी ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तब तो वहां पर क्या चलेगा, तब तो वहां चलेगा अनुनाद।
ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तब तो चलेगा अनुनाद, और ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो चलेगा वहां पर अतिसंयुग्मन, है ना, तो चलेगा अतिसंयुग्मन। उसको देखना जरा, बंध रहित अनुनाद मैंने बोला है, यानी अनुनाद के जैसी ही एक प्रक्रिया है, बात करेंगे क्यों, है ना। तो देखना जरा, एल्कीन हो गया, कार्बोकेटाइन हो गया और फ्री रेडिकल हो गया। अब एक चीज और कि भाई अतिसंयुग्मन, मैंने कहा कि इन तीनों चीजों में आपको देखने को मिल सकता है, इन तीनों चीजों में अतिसंयुग्मन देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एल्कीन में अतिसंयुग्मन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे ही हर कार्बोकेटाइन में अतिसंयुग्मन होगा, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते, और हर मुक्त मूलक में अतिसंयुग्मन होगा, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते। क्लियर है बात। तो भाई अतिसंयुग्मन के लिए कंडीशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि भैया इसमें अतिसंयुग्मन होगा कि नहीं होगा, ये हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें अतिसंयुग्मन होगा या नहीं होगा। तो ध्यान ये रखना है कि भाई अतिसंयुग्मन के लिए, अतिसंयुग्मन के लिए यौगिक में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है भाई, ये कंडीशन मस्ट है कि अतिसंयुग्मन के लिए यौगिक में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है, तो भाई इसकी बात पहले भी अपन नोमेनक्लेचर में कर चुके हैं, मैं वापस से एक बार क्लियर कर देता हूं अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो भाई देखो जरा, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो द्विबंध से जुड़े, द्विबंध या पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल, ठीक है, वाले कार्बन से सीधा जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होगा, सीधा जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होगा, तथा अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है कि भाई अल्फा कार्बन पर उपस्थित डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन, भाई दो कार्बन के बीच में होता है ना डबल बॉन्ड, तो एक कार्बन तो ये, एक कार्बन ये, अब इन दोनों कार्बन से डायरेक्टली जो भी जुड़ा होगा ना, जो भी कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होगा वो अल्फा होगा। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन या ऑड इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्लियर है बात। अब देखना यहां पर एक चीज और ध्यान में रखनी है कि भाई बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा कार्बन भी अल्फा कार्बन होगा। क्लियर है भाई, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन भी अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, ध्यान रखना, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन भी अल्फा कार्बन होगा। और मैंने अभी आपको बताया कि चौथी कंडीशन भी है जहां अतिसंयुग्मन हो सकता है, वो क्या है, बेंजीन रिंग में भी अतिसंयुग्मन हो सकता है। कब होगा ये हम आपको अभी बताएंगे। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई अतिसंयुग्मन की कंडीशन क्या है, ये अतिसंयुग्मन की कंडीशन, और अतिसंयुग्मन जो है वो कब होगा उसके लिए कंडीशन क्या है, तो उसके लिए अपने पास जो है वो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कम से कम कितने अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तो भैया कम से कम जो है वो एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। एक अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो भाई वहां अतिसंयुग्मन बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखना जरा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया भाई अपने पास अतिसंयुग्मन की कंडीशन। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब अपन चलते हैं भाई एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। एल्कीन में सबसे पहले अतिसंयुग्मन चलाते हैं कि भाई अतिसंयुग्मन कब होगा, एल्कीन में अतिसंयुग्मन कब होगा, देखना जरा एल्कीन में अतिसंयुग्मन कब होगा, कैसे होगा, बात करते हैं।
देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कीन में अतिसंयुग्मन की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एल्कीन में अतिसंयुग्मन की। क्लियर है बात? ध्यान से देखना जरा कि भाई एल्कीन में अतिसंयुग्मन कैसे चलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन कैसे आपको काम करना है, एल्कीन में अतिसंयुग्मन कैसे चलाना है। सबसे पहले भाई ऐसी एल्कीन जिसके पास कम से कम कितने अल्फा हाइड्रोजन हो, एक अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसमें अतिसंयुग्मन नहीं होगा। देखना जरा, जैसे भाई ये अपने पास एल्कीन है CH2। अब इसके पास पूछ लिया अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो भाई मैंने कहा कि डबल बॉन्डेड कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ। अब ये दोनों के दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड, आप सबसे पहले इसको क्या कर लो, ऐसे राउंड मार्क कर लो। ठीक है, अब भाई इस राउंड मार्क के बाहर कोई कार्बन जुड़ा है ना डायरेक्टली, वो अल्फा हो सकता है। जो इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो वो अल्फा कार्बन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये है। ठीक है, अब इसमें देखना जरा, डबल बॉन्डेड कार्बन है, इनको राउंड मार्क कर लो। अब इससे डायरेक्टली जो भी जुड़ा होगा ये वाला अल्फा है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अतिसंयुग्मन हो सकता है। कैसे होगा, तो ध्यान से देखें कि भाई इसमें अतिसंयुग्मन कैसे होगा, बात करते हैं। देखना जरा भाई, देखो ये अपने पास एल्कीन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने कहा अतिसंयुग्मन होने के लिए अतिसंयुग्मन 3 चीज़ों में चलेगा मुख्यतः। सबसे पहले एल्कीन, फिर कार्बोकेटाइन, फिर मुक्त मूलक। इन 3 चीज़ों में आपको अतिसंयुग्मन देखने को मिल सकता है ना। कंडीशन ये है, बस शर्त ये है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये एल्कीन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। भाई इसमें अतिसंयुग्मन हो सकता है। ठीक है, अब इसमें अतिसंयुग्मन चलाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई नाराज़गी थोड़ी ना होगी। मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ तो बताओ उधर कोई नाराज़गी है क्या, नहीं है। तीनों हाइड्रोजन को मैंने अलग अलग करके लिख दिया। अब वो कंडीशन याद करो, एल्कीन में क्या, डबल सिंगल सिंगल, ऐसी कंडीशन हो तो अतिसंयुग्मन होगा। ध्यान से देखना जरा, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड के बाद अगेन सिंगल बॉन्ड, तो पाई सिग्मा और ये सिग्मा। हाँ, इस सिग्मा के बाद ये वाला सिग्मा काउंट कर सकते हो, इस सिग्मा के बाद ये भी सिग्मा काउंट कर सकते हो। यानी इन तीनों में से 1 2 3, इन तीनों में से कोई भी सिग्मा बॉन्ड, कोई सा भी सिग्मा बॉन्ड आप ले सकते हो। क्लियर है बात? तो भाई वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि पाई सिग्मा सिग्मा डबल सिंगल सिंगल, तो कंडीशन भी फुलफिल है, यानी इसमें अतिसंयुग्मन चल सकता है। अब कैसे चलेगा, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अतिसंयुग्मन कैसे चलेगा। तो देखना जरा कि भाई ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड, और ये जो पाई बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में होगा रिपल्शन, है ना। इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्शन होगा। तो देखना जरा क्या काम होगा कि भाई ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, है ना। तो इस वाले बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट होंगे, तो जैसे ही यहाँ शिफ्ट हुए तो ये वाला प्रतिकर्षण के कारण इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इस कार्बन पर शिफ्ट होगा अपने पास कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, HCH, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 और ये नेगेटिव। इस हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए भाई, चले गए। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो हाइड्रोजन पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये लो भाई, ये इसकी अतिसंयुग्मन से बनने वाली स्ट्रक्चर है, यानी इसमें अतिसंयुग्मन हुआ तो ये वाली संरचना प्राप्त होगी। क्लियर है बात? फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, देखना जरा। अब इस सिग्मा बॉन्ड की बारी आएगी, ये वाला सिग्मा बॉन्ड। अब भाई ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को खींचेगा अपनी तरफ, तो ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो इसकी अगली जो स्ट्रक्चर होगी अतिसंयुग्मन से, वो कुछ ऐसी होगी, ये हाइड्रोजन और ये बॉन्ड आ गया, पहले यहाँ पर बॉन्ड नहीं था, अब यहाँ पर बॉन्ड आ गया, बाकी सारा मामला एज इट इज़ है, CH और ये CH2 नेगेटिव। अब इस वाले हाइड्रोजन पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखना जरा, ये वाले हाइड्रोजन के बंध के इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो अपने पास HCH, और यहाँ जाएगा भाई H+, ये डबल बॉन्ड CH और ये CH2 नेगेटिव। ठीक है, फिर देखना जरा नेक्स्ट स्टेप पे, ये वाला जो है पाई बंध के इलेक्ट्रॉन, अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन को वापस से अट्रैक्ट कर लेगा,
वापस से अट्रैक्ट कर लेगा तो ये वाला बंध जो है वो कहाँ वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था पर, तो अपने पास कंडीशन आ जाएगी जो शुरू वाली है वो वाली कंडीशन वापस आ जाएगी CH और ये CH2, यानी ये दोनों स्ट्रक्चर कैसी है, एकदम सेम टू सेम है। आपको पूछ ले कि इसमें अतिसंयुग्मन हुआ तो कितनी अतिसंयुग्मन से संरचनाएं बनी, अब इन दोनों में से तो किसी एक को ही काउंट करना है, तो 1 2 3 और ये 4 अतिसंयुग्मन से संरचनाएं बनी। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है संयुग्मन से बनने वाली संरचनाओं की संख्या आपको पूछ सकता है कि अतिसंयुग्मन से कितनी संरचनाएं बनी। ये मैं लिख देता हूँ, देखना जरा, इसमें अतिसंयुग्मन चला ना, तो अभी देखना इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में किसी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं है, ये बार बार अट्रैक्शन हो रहा है और ये बॉन्ड लगातार क्या हो रहा है भाई, रोटेट हो रहा है, बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो रहा है। ऐसा ही अनुनाद में होता है, वहां पर भी तो बंध के इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होता है, तो मैंने कहा ये अनुनाद के जैसा ही है लगभग, ठीक है ना। तो ये अतिसंयुग्मन ऐसे चलता है, क्लियर है बात। तो देखना कि भाई मैंने ये लिखा कि अतिसंयुग्मन से बनने वाली संरचनाओं की संख्या, भाई अतिसंयुग्मन से कितनी संरचनाएं बनेगी, तो अतिसंयुग्मन से बनने वाली संरचनाओं की संख्या बराबर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या प्लस 1, जितने अल्फा हाइड्रोजन है ना उसमें 1 जोड़ दो। अब भाई यहां पर क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो मुख्य संरचना को शामिल करते हुए, मुख्य संरचना को शामिल करते हुए, मुख्य संरचना कौन सी जो आपको दी है, जैसे पूछा आपको कि भाई इस कंपाउंड की कितनी अतिसंयुग्मन से संरचनाएं बनेगी, तो इसको खुद को भी शामिल करना है, तो इसको खुद को शामिल करते हुए पूछोगे तो भाई इन दोनों में से तो एक को ही काउंट करोगे ना, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। तो खुद को शामिल करते हुए अगर आप काउंट करते हो तो 1 2 3 और ये 4 अतिसंयुग्मन से संरचनाएं बनी। फिर देखना कि भाई मुख्य संरचना को शामिल ना करते हुए, इसको शामिल ना करना हो, मुख्य संरचना को शामिल ना करते हुए, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। तो भाई देखना जरा कि अगर मुख्य संरचना को शामिल करते हुए पूछे तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या प्लस 1, और मुख्य संरचना को शामिल ना करना हो तो हम क्या बोलेंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन हो गया अतिसंयुग्मन से उतनी ही संरचनाएं बनेगी। जैसे इसमें मुख्य संरचना को शामिल कर लिया तो इसको भी मैं काउंट कर रहा हूँ, इसको काउंट कर रहा हूँ तो 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4 बनी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में ये मेंशन करेगा कि मेन स्ट्रक्चर को शामिल करना है कि नहीं करना है, अगर नहीं करना है तो भाई इसको शामिल नहीं करेंगे तो कितने बनेगी, 1 2 और ये 3, क्लियर है बात। तो ये है भाई अतिसंयुग्मन से बनने वाली संरचनाओं की संख्या। एल्कीन में अतिसंयुग्मन चलेगा, कम से कम कितने अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, 1 अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, क्योंकि अतिसंयुग्मन में अल्फा हाइड्रोजन भाग लेता है, क्लियर है बात। अब एक चीज आप और दे सकते हैं यहाँ पर कि भाई अतिसंयुग्मन जब चला, एल्कीन में जब अतिसंयुग्मन चला ना, तो इस पर मुख्य जो एल्कीन है, ये वाले डबल बॉन्डेड एल्कीन जो है, इस पर आवेश कैसा आया, नेगेटिव आवेश आया, नेगेटिव आवेश आया, नेगेटिव आवेश आया, आवेश ऋणात्मक आ रहा है। इसका मतलब अतिसंयुग्मन जब चला तो इलेक्ट्रॉन, एल्कीन को इलेक्ट्रॉन दिए गए या एल्कीन से इलेक्ट्रॉन लिए गए, एल्कीन को इलेक्ट्रॉन दिए गए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो भाई एल्कीन को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए गए, और एल्कीन को अगर इलेक्ट्रॉन दिए गए तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि भाई क्योंकि ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट लग रहा है, इसलिए इस प्रभाव को आप प्लस H प्रभाव भी बोल सकते हो। अतिसंयुग्मन भी दो प्रकार का होता है, प्लस H माइनस H। माइनस H अपने सिलेबस में नहीं होता है, अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे, प्लस H की बात करेंगे। प्लस H से इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे, समझ गए बात को। तो भाई ये अपने पास एल्कीन में अतिसंयुग्मन है, पहला एग्जांपल। दूसरा जो अपने पास पॉइंट है वो है भाई कार्बोकैटायन में अतिसंयुग्मन, तो उसकी बात करते हैं, देखना जरा।
कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन में अतिसंयुग्मन, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आती है, क्या, अल्फा हाइड्रोजन कम से कम कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए। तो देखना जरा, CH2 पॉजिटिव और ये CH3, इस कंपाउंड में हमें अतिसंयुग्मन चलाना है। तो कार्बोकेटाइन में अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करता है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा, इसको भी आप कैसे ऐसे राउंड मार्क कर लो, इससे डायरेक्टली जो भी जुड़ा होगा वो अल्फा होगा, ये वाला अल्फा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अतिसंयुग्मन प्रदर्शित कर सकता है। देखना कैसे करेगा। तो भाई इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई नाराज़गी तो नहीं होगी, H और ये H, मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। तो ये वाला अल्फा है। अब देखना जरा वो कंडीशन, क्या, सिंगल और पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा और ये पॉजिटिव चार्ज, तो बिल्कुल अतिसंयुग्मन की कंडीशन फॉलो हो रही है। तो अब क्या होगा देखना कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो ये वाले जो बंध के इलेक्ट्रॉन है, हाँ कोई भी सिग्मा बॉन्ड ले सकते हो, ये वाला सिग्मा ले लो, ये वाला चाहे ये वाला, किसी भी कार्बन हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड आपको सेलेक्ट करना है। तो भाई इस बंध के इलेक्ट्रॉन, इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। क्यों, वह पॉजिटिव चार्ज इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए ये इधर शिफ्ट होंगे। तो अतिसंयुग्मन जब चलेगा H, यहाँ क्या आ जाएगा भाई, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड, जैसे ही डबल बॉन्ड आया तो इस कार्बन का पॉजिटिव क्या हो गया, खत्म हो गया। और भाई यहाँ इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो इस हाइड्रोजन चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ आ गया भाई H+। क्लियर है बात। तो देखना फिर नेक्स्ट स्टेप में, अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो जैसे ही इसको अट्रैक्ट करेगा तो भाई अब सेकंड वाला ये हाइड्रोजन खाली हो गया, ये H और ये डबल बॉन्ड और ये CH2, ठीक है। फिर देखना ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो है वो अट्रैक्ट कर लिया, है ना। तो अपने पास नेक्स्ट स्टेप में जो है वो H एक एक करके जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है ना वो क्या हो जाते हैं भाई, अपनी जगह से फ्री हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं H+ के रूप में। तो इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहता है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में क्या होता है, वापस से पहले वाली स्ट्रक्चर रिपीट हो जाती है। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो वापस से कहाँ जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो H और यहाँ पर वापस से क्या आ जाएगा, CH2 पॉजिटिव आ जाएगा। वापस से देख लो जरा, आपको पूछ ले कि भाई अतिसंयुग्मन से कितनी संरचनाएं बनी मुख्य संरचना को शामिल करते हुए, तो देखना जरा 1 2 3 और ये 4, ये वाली और पहले वाली तो दोनों कैसी है, सेम ही है ना। तो 4 संरचनाएं बनी, वो वाली चीज़ जो है वो तीनों पर लगेगी। संरचनाएं निकालने का जो रूल है वो कार्बोकेटाइन पर भी लगेगा, एल्कीन पर भी लगेगा और मुक्त मूलक पर भी लगेगा, तीनों पर लगेगा, ठीक है ना। तो 3 बनी और मुख्य संरचना को छोड़कर कितनी बनेगी, 3 बनेगी। मुख्य संरचना को छोड़कर 3 बनेगी, मुख्य संरचना को शामिल करते हुए कितनी बनेगी, 4 बनेगी। क्लियर है बात। तो इस तरीके से कार्बोकेटाइन में अतिसंयुग्मन होता है और सेम तरीका है मुक्त मूलक में अतिसंयुग्मन करवाने का, तो वो भी हम करवा लेते हैं। देखना जरा, नेक्स्ट है मुक्त मूलक में अतिसंयुग्मन। ठीक है भाई, मुक्त मूलक में अतिसंयुग्मन। अब मुक्त मूलक के साथ भी वही कंडीशन है कि कम से कम उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे ये है, कार्बन पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल कार्बोकेटाइन के जैसे ही चेक करना, इसको राउंड मार्क कर लो, इससे डायरेक्टली जो भी जुड़ा है वो अल्फा होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन है ना। अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 है। तो CH2 और ये फ्री रेडिकल हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो देखना जरा भाई, एक बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो वाली कंडीशन पूरी हो रही है। सिंगल मुक्त इलेक्ट्रॉन, सिग्मा मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो भाई इसमें भी अतिसंयुग्मन चल सकता है। तो ध्यान से कि भाई एक बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आया इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन ये इस बंध का ले लेगा। तो अपने पास इसमें जब अतिसंयुग्मन चलाना तो H
यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड और ये CH2। भाई देखना जरा, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास रह जाएगा, तो हाइड्रोजन जो है वो इस बार हाइड्रोजन पर फ्री रेडिकल बनेगा, मुक्त मूलक बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में वापस से अभी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो भाई दूसरा वाला हाइड्रोजन H फ्री रेडिकल के फॉर्म में फ्री हो जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में अगेन यही रिपीट होगा, एक तो हाइड्रोजन से आया फ्री रेडिकल, एक जो है वो इस कार्बन से आया, तो दोनों मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना लिए, तो तीसरा वाला हाइड्रोजन जो है वो अब फ्री रेडिकल के फॉर्म में क्या हो जाएगा भाई, फ्री हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड और ये CH2। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में वापस से वही कि भाई ये वाला हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ और यहाँ पर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, इनमें से दोनों में से एक जो है वो वापस से इधर आ जाएगा, और पहले वाली स्ट्रक्चर मैंने कहा लास्ट स्टेप में जो पहले वाली स्ट्रक्चर होती है ना वो क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है, तो ये हो गया भाई CH2 और ये फ्री रेडिकल। क्लियर है बात? तो भाई इस तरीके से हमारे पास जो है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो इसमें अतिसंयुग्मन चलेगा। ठीक है, अब देखना जरा, ये मुक्त मूलक में अतिसंयुग्मन हुआ, वो अगेन वही बात कि कितनी संरचनाएं बनेगी, तो भाई मुख्य संरचना को शामिल करते हुए कितनी बन रही है, 4, मुख्य संरचना को छोड़कर कितनी बन रही है, 3, यानी मुख्य संरचना को शामिल करते हुए अतिसंयुग्मन से बनने वाली संरचनाओं की संख्या अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 और इसको छोड़कर अल्फा हाइड्रोजन के बराबर। क्लियर है बात? तो भाई ये 3 चीज़ों में अपने पास अतिसंयुग्मन होगा, है ना। कार्ब एनायन में अतिसंयुग्मन नहीं होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कार्ब एनायन में अतिसंयुग्मन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि कार्ब एनायन में रिक्त कक्षकों की अनुपस्थित होती है, खाली कक्षक नहीं होते, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो पाते, इधर से उधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो पाते खाली कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण। तो ये लिख देता हूं भाई, कार्ब एनायन में रिक्त कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण अतिसंयुग्मन नहीं हो पाता है। ठीक है ना, कार्ब एनायन में रिक्त कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण अतिसंयुग्मन नहीं हो पाता है। समझ गए बात को? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये 3 केस हमने वो देख लिए जो मैंने बताए थे कि अतिसंयुग्मन जनरली कहाँ कहाँ होगा, कार्बोकेटाइन में, मुक्त मूलक में और इसके अलावा एल्कीन में, इन 3 चीज़ों में अतिसंयुग्मन होता है। अब चौथी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ध्यान रखनी है आपको, ध्यान से देखना है भाई। जो बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन हो तो वहाँ पर भी अतिसंयुग्मन पॉसिबल है। देखना कैसे, बेंजीन रिंग में अतिसंयुग्मन या टोलुइन में अतिसंयुग्मन देख लेते हैं। टोलुइन में अतिसंयुग्मन, भाई देखो टोलुइन बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़े कार्बन अल्फा कार्बन होते हैं, यह टोलुइन होता है ना। ऊपर अगर CH3 लगा दो बेंजीन रिंग और बेंजीन के ऊपर जो है वो क्या लगा दो, CH3 लगा दो, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसको बोलेंगे, डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा। जितने भी कार्बन, भले कितने भी कार्बन जुड़े हो, सारे के सारे अल्फा होंगे। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कितने भी कार्बन जुड़े हो, सबको जो है वो अपन अल्फा कार्बन ही कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, तो ये कंपाउंड आपको दे रखा है। अब इसमें देखना है, ये कुछ एल्कीन के जैसा ही केस है। कैसे भाई? वहां पर मैंने बताया था आपको डबल सिंगल सिंगल, तो अगर मैं इस डबल बॉन्ड को देखूं, है ना, ऊपर वाला इस डबल बॉन्ड को देखो, डबल सिंगल सिंगल, यानी यहाँ पर है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, तो अतिसंयुग्मन इसमें चल सकता है। कैसे चलेगा? तो ध्यान से देखना कि भाई इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अपने पास इससे अतिसंयुग्मन से जो स्ट्रक्चर बनेगी ना, वो ये वाली बनेगी नेगेटिव, ये H और ये H प्लस, ये संरचना बनेगी अतिसंयुग्मन से। ठीक है, अब अतिसंयुग्मन से और संरचना कैसे बनेगी भाई? इसको इधर शिफ्ट कर दो तो एक और बन जाएगी, फिर इसको इधर शिफ्ट कर दो तो एक और बन जाएगी। कितनी बनेगी टोटल? वो ही 4 बनेगी। कितने अल्फा हाइड्रोजन इसके पास? 3। मुख्य संरचना को शामिल करते हुए कितनी? 4। मुख्य संरचना को छोड़कर कितनी बनेगी? 3 बनेगी।
क्लियर है बात? आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें एक बढ़िया सा कंसेप्ट है, आपको वो समझना है। देखना, जैसे ही इसमें अतिसंयुग्मन चला तो इस पोजीशन पर चार्ज कैसा आया? नेगेटिव चार्ज आया। इस पोजीशन पर चार्ज कैसा आया? नेगेटिव चार्ज आया। अब ध्यान से देखना, ये नेगेटिव चार्ज जो है ना वो इन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है, डबल सिंगल नेगेटिव। तो अब इसमें नीचे रिंग में अनुनाद भी चलेगा, यानी इसमें अनुनाद भी चलेगा, इसमें अतिसंयुग्मन, दोनों चलेंगे। अतिसंयुग्मन जैसे ही हुआ, बेंजीन के इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब देखना, नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, इस नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ पर भेज देता हूँ, तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अपने पास अगली इसकी जो अनुनादी संरचना है वो ये वाली बनेगी भाई, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये H प्लस। क्लियर? फिर नेक्स्ट स्टेप में डबल सिंगल और ये नेगेटिव, अगेन जो है वो बिल्कुल कॉन्जुगेशन हो रहा है, नेगेटिव चार्ज को यहाँ भेज दो, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसी बनेगी भैया, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और ये H प्लस। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखना डबल सिंगल नेगेटिव, अगेन डबल सिंगल नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर भेज दो, ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हो ये वापस से अपनी पुरानी जगह चला जाएगा। तो भाई इसमें अनुनाद भी चल रहा है, इसमें अतिसंयुग्मन भी चल रहा है, कार्बन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। समझे बात को? तो भाई इस तरीके से अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो 5 संरचनाएं बन गई, आपने तो कहा था अतिसंयुग्मन से 4 बनेगी। बिल्कुल भैया, अतिसंयुग्मन से तो 4 ही बनेगी, लेकिन ये तो मैंने अनुनादी संरचनाएं बनाई है, ये अतिसंयुग्मन की संरचनाएं नहीं, ये तो अनुनादी संरचनाएं। कितनी बनी? 5 बनी। मैं क्यों समझा रहा हूँ ये चीज़, ध्यान से देखना। ये वाली पोजीशन जो है इसको क्या बोलते हैं? इन दोनों पोजीशन को ऑर्थो, इन दोनों पोजीशन को क्या बोलते हैं भाई? पैरा और ये मेटा और ये मेटा, और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा। ध्यान से देखना, अतिसंयुग्मन जब चला तो ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आया, ये ऑर्थो पोजीशन नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, पैरा पर नेगेटिव चार्ज आया, ये पैरा, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज आया। ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आया, ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन मेटा पर कोई चार्ज नहीं आया। ध्यान से देख लो जरा, कहीं पर भी किसी भी संरचना में मेटा पर कोई आवेश आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि मेसोमेरिक प्रभाव की तरह, अनुनाद की तरह ही अतिसंयुग्मन भी मेटा पोजीशन पर नहीं होता है। समझ गए बात को? कि अतिसंयुग्मन भी मेटा पर नहीं होगा, कहां होगा? केवल ऑर्थो और पैरा पर होगा। ठीक है ना? क्योंकि चार्ज अतिसंयुग्मन जब चला तो ऑर्थो और पैरा पर ही आ रहा है, तो अतिसंयुग्मन भी बेंजीन की केवल और केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है, मेटा पर अतिसंयुग्मन नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना? मैं लिख देता हूं क्या कि भाई मेसोमेरिक प्रभाव की तरह ही अतिसंयुग्मन भी बेंजीन की केवल ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर ही होता है। ठीक है कि भाई अतिसंयुग्मन की तरह ये भी बेंजीन की केवल ऑर्थो और पैरा जो अपने पास मेसोमेरिक प्रभाव है उसकी तरह अतिसंयुग्मन भी बेंजीन की केवल ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ही होता है, तथा समान मात्रा में होता है। जितना ऑर्थो पर होगा उतना ही पैरा पर होगा, क्योंकि अगर ऑर्थो पर देखना पूरा नेगेटिव आ रहा है, पैरा पर भी पूरा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना? तो दोनों पर, यानी ये भी दूरी पर निर्भर नहीं करता है भाई साहब, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। जितना ऑर्थो पर होगा उतना ही पैरा पर होगा, बिल्कुल मेसोमेरिक प्रभाव की तरह। मेसोमेरिक प्रभाव भी दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा था, तथा दोनों स्थितियों पर समान मात्रा में होता है, समान मात्रा में होता है। ठीक है, मेटा स्थिति पर, मेटा पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। क्लियर है बात? तो भाई मेटा पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखना जरा, कि मेसोमेरिक प्रभाव
मीजोमेरिक इफेक्ट ये कहाँ कहाँ होगा, ऑर्थो पर होगा और पैरा पर होगा, ठीक है, बराबर मात्रा में होगा बट मेटा पर नहीं होगा। क्लियर है, कहाँ, मीजोमेरिक प्रभाव, है ना। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, ये ऑर्थो पर होगा पैरा पर होगा, बराबर मात्रा में होगा, लेकिन मेटा पर ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, ये कहाँ कहाँ होगा भाई, ये ऑर्थो पर भी होगा, ये पैरा पर भी होगा, ये मेटा पर भी होगा, तीनों पर होगा। कहाँ होगा, तो भाई ऑर्थो पर सबसे ज्यादा होगा, फिर मेटा पर होगा और सबसे कम कहाँ होगा, पैरा पर होगा। ये इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पर, मेटा पर, पैरा पर, क्योंकि दूरी पर निर्भर करता है, ये दोनों के दोनों दूरी पर निर्भर नहीं करते हैं, ये दूरी पर निर्भर नहीं करते, नहीं करते। क्लियर है बात। और भाई ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन अपन देख रहे हैं कि कम से कम कितने अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन वाला जो भी हाइपर कॉन्जुगेशन है उसको प्लस एच प्रभाव बोलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई अल्फा हाइड्रोजन से चेक करोगे ना तो हमेशा जो अपना कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या फिर जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच प्रभाव से भी इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। एक और होता है माइनस एच, वो केवल एक कंपाउंड एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। वो कब है, ध्यान से देखें जरा कि भाई बेंजीन रिंग पर, बेंजीन रिंग है ना, इस पर अगर मैं Cl 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 जो टोलुइन है इसके हाइड्रोजन की जगह अगर तीनों क्लोरीन जोड़ दो, अब इस समूह का जो है वो माइनस एच प्रभाव होता है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन, इसमें एक अलग तरीके का हाइपर कॉन्जुगेशन चलता है जिसको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। क्वेश्चन पूछ सकता है ना, एक बार पूछा भी गया है आपके शायद मॉड्यूल में भी है कि भाई निम्न में से किसमें माइनस एच प्रभाव प्रदर्शित होगा, है ना, या व्युत्क्रम हाइपर कॉन्जुगेशन प्रदर्शित होगा। तो यहाँ Cl क्या करता है, अभी तो मैंने कहा कि आपको इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करने हैं, ठीक है, लेकिन वो तो प्लस एच में होता है, तो यहाँ पर Cl पर शिफ्ट होता है, ज्यादा विद्युतऋणी परमाणु है Cl, तो इसलिए जो है वो Cl पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ चार्ज आ जाएगा, कैसा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको माइनस एच प्रभाव बोलते हैं। बाकी अपने माइनस एच अपन को नहीं पढ़ना है, आपको प्लस एच पढ़ना है। तो प्लस एच की कंडीशन क्या है, प्लस एच एक तो एल्कीन में होगा, एक कार्बोकेटाइन में होगा, एक मुक्त मूलक में होगा, इन तीन में प्लस एच होगा भाई साहब। कहाँ कहाँ, एल्कीन में, कार्बोकेटाइन में, मुक्त मूलक में। इसके अलावा जो चौथा है वो कहाँ है भाई, टोलुइन है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पर चार चीजों में प्लस एच प्रभाव होगा। कब होगा, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन अगर होगा तो ही प्लस एच होगा, अदरवाइज प्लस एच नहीं होगा। बेंजीन वाले की बात करें तो कौन कौन सी पोजीशन पर होगा, बेंजीन वाले की बात करें तो ऑर्थो और पैरा पर प्लस एच होगा, मेटा पर प्लस एच नहीं होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिख के दे रहा हूं, उनमें आपको चेक करना कि किस कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए देख लेते हैं कि कौन से कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए जरा, हाँ भाई, इनमें आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं, सिंपल सा काम है। अल्फा हाइड्रोजन चेक करो भैया, किसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, क्योंकि अतिसंयुग्मन अगर हम देख रहे हैं तो अतिसंयुग्मन के लिए तो अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, और अगर हमें अल्फा हाइड्रोजन का ही नहीं पता है तो अतिसंयुग्मन जो है वो पढ़ ही नहीं पाएंगे बाद में, तो ठीक है ना।
देखिए भाई इसमें कौन से कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है ये चेक करना केवल, बहुत ही सिंपल सा काम है भाई। देखो ज़रा, डबल बॉन्ड जब भी देना, या इसके अलावा एक दो और लिख देता हूँ मैं। ठीक है भाई, देखो चेक करते हैं। डबल बॉन्ड जब भी दे तो आप तो क्या कर लो, दोनों डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उनको राउंड मार्क कर लो, इससे डायरेक्टली जो भी जुड़ा होगा वो अल्फा होगा, यानी ये वाला अल्फा है और ये भी क्या है, अल्फा है। ठीक है, और अल्फा पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, यानी इस पर अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 तो यहाँ, 2 यहाँ है, कितने हैं, 5। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर करेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन इसको राउंड मार्क कर लो, अल्फा अल्फा, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, 6 हो गए। ऐसा ही यहाँ पर करेंगे भाई, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे डायरेक्टली जुड़ा ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, इसके पास भी 6 हो गए। क्लियर है, सब में आपको यही काम करना है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इसको राउंड मार्क कर लो, अल्फा 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 अल्फा, डायरेक्टली जो भी जुड़ा होगा वो अल्फा होगा। तो 3 यहाँ, 3 6, 3 9 और 3 12, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने इसके पास, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है ना, यहाँ पर बात करते हैं तो ये देखो, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा एच कितने हैं इसके पास, 9 अल्फा एच। क्लियर है बात। फिर यहाँ पर आ जाते हैं भाई, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन दे दिया, तो इस बार ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, इसको ऐसे राउंड मार्क कर दो, इससे डायरेक्टली जो भी जुड़ा होगा अल्फा, ये अल्फा अल्फा और ये अल्फा। चेक करते हैं, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ एक भी नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है बात। यहाँ पर चेक करते हैं भाई, ये डबल बॉन्डेड कार्बन राउंड मार्क कर दो, अल्फा अल्फा अल्फा, अल्फा एच कितने हैं भाई, 3 तो यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 3 और 2 5 और 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। इसको चेक कर लेते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन राउंड मार्क कर दो, अल्फा अल्फा अल्फा, 2 2 4, 4 और 1 5, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई इसके पास, 5 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। एक तो ऊपर की तरफ है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ है ना, कि भाई कार्बन की जो भी वैलेंसी खाली है वो कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन ही तो पूरी करेगा ना, अपन यही बोलते हैं ऑर्गेनिक पे। यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये अल्फा 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 अल्फा, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ अल्फा 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 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, 3 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई इसके पास, 8 है। क्लियर है। यहाँ 2 डबल बॉन्ड आ गए, कोई बात नहीं, 2 डबल बॉन्ड आ गए तो देखो ये अल्फा हो गया, फिर इससे डायरेक्टली ये जुड़ा है, ये भी अल्फा हो गया। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं, इससे डायरेक्टली ये जुड़ा है, ये भी अल्फा हो गया, सारे अल्फा कार्बन है इसमें ना, डबल बॉन्डेड को छोड़कर। तो 2 2 4, 4 और 3 7, इसके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। क्लियर है बात। फिर यहाँ पर बात करते हैं, देखना ज़रा, यहाँ पर हाँ डबल बॉन्डेड कार्बन है, जो भी डायरेक्टली जुड़ा है, ये अल्फ़ा, ये भी डायरेक्टली जुड़ा है, ये अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा। भाई इन दोनों के पास तो हाइड्रोजन है नहीं, इन दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं भाई, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो भी जुड़ा वो अल्फ़ा, ये अल्फ़ा अल्फ़ा और ये अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने, एक यहाँ, 1 2 3 4, अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसके पास 4। बेंजीन रिंग से जो भी डायरेक्टली जुड़ा होता है वो अल्फ़ा होता है ना। इसको चेक करते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ना, राउंड मार्क किया, अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, एक यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। क्लियर है। यहाँ पर चेक करते हैं भाई, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली ये वाला जुड़ा है, ये अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा और ये वाला भी अल्फ़ा, डायरेक्टली जो जुड़ा है वो अल्फ़ा है ना। तो 3 3 6, 6 और 1 7, 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ चेक करते हैं, ये फ्री रेडिकल दे दिया, कोई बात नहीं, इसको जैसे कार्बोकेटाइन में चेक किया बिल्कुल वैसे ही चेक करना है। यहाँ पर जो है इस कार्बन पर डायरेक्टली जो भी जुड़ा है, ये अल्फ़ा अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए भाई इसके पास, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई निम्न में से किस में कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से आप आसानी से बता दोगे। तो ये था भाई अतिशय युग्मन। क्लियर है बात। अब कल की क्लास से हम चालू करेंगे भाई, क्यू पढ़ लिया हमने, एच प्रभाव पढ़ लिया, आई प्रभाव पढ़ लिया, एम प्रभाव पढ़ लिया, है ना। इसका कोई क्रम नहीं है भाई, ठीक है ना। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक पॉइंट बता देता हूँ कि अति संयुग्मन जो है, अति संयुग्मन की मात्रा,
अति संयुग्मन की मात्रा ये समानुपाती होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, कि भाई अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे वहाँ अतिसंयुग्मन उतना ही ज़्यादा होगा, यानी प्लस एच प्रभाव जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वहाँ पर प्लस एच उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर है बात? तो अतिसंयुग्मन में कोई क्रम आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्रम 4 ही ध्यान में रखने, प्लस आई प्लस एम माइनस एम, ये 4 क्रम ध्यान में रखने एक बार, और इन चारों को एक ही पेज में एक जगह लिख लो। कल से हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो ये क्रम बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। समझ गए बात को? तो भाई जितने भी इफेक्ट अपन ने पढ़े इनमें अगर कोई भी डाउट हो आपका तो बिल्कुल आप मेरे को व्हाट्सएप करें, हम आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जुड़े रहे, CLC के साथ बने रहें, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने की कोशिश करें, आगे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे यही नोट्स, है ना, हाथों से लिखे हुए, ठीक है। और बाकी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।